Two forces are acting. And they are given by and F2 is equal to if mass of the object is 10 kg, find its acceleration. तो ऑफ कोर्स हमें बिलीव है कि आप लोग क्लास 9 में F इक्वल टू ma तो एटलीस्ट जानते ही होगे, पढ़े होगे। हाँ कि नहीं? बहुत बेसिक है कंसेप्ट इसमें यूज्ड, तो जस्ट यूज द कंसेप्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चन। पहले तो नेट फोर्स का कंसेप्ट लगेगा। बच्चों बनेगा, बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बन जाना चाहिए। एंड आई ट्रस्ट यू पीपल दैट इज यू विल सॉल्व इट। अच्छा, कितना है आंसर? हेलो सर बना रहे हैं, एक मिनट। इतना टाइम? ये तुरंत हो जाना चाहिए था। एफ नेट तो तुरंत आ जाएगा। तो करोगे तो यहाँ से नेट फोर्स तुरंत आ गया, विच इज इक्वल टू आई को आई के साथ ऐड करो, तो 2 + 3i मतलब 5i हो जाएगा। पहले ऐसे ही लिखते हैं, 3 - 4 प्लस तो ये कितना हो गया? 5i - j + 3k। ठीक है, अब एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो वो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। F इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, m × a। यहाँ से a तुरंत आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, कितने लोग को समझ में आया? अब अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। 10 तो बाहर रहेगा, 1/10 इधर हो जाएगा क्या, √5 का स्क्वायर 25 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये हो गया √35।
कुछ बात समझ में आई? कितने लोग को समझ में आया? चलो गुड। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा ये जान जाते हैं इसमें कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, कहाँ कहाँ जनरली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट आर द प्लेसेस वेयर वी कैन अप्लाई। तो फिर क्या होगा कि आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा करना, है ना? तो दिस विल बी द जस्ट रिसेंट टॉपिक, आप लिख लोगे एप्लीकेशन ऑफ लॉ वेक्टर एडिशन। ये हम लोग जान जाते हैं कि व्हाट आर द प्लेसेस वेयर वी कैन अप्लाई इट। तो ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पहला, इन कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, जो अभी मैंने यूज किया। हम लोग क्या बोलते हैं, एफ नेट इक्वल टू और कहाँ एप्लीकेशन होगा, एक तो रिजल्टेंट फोर्स है, और एडिशन का एप्लीकेशन कहाँ होता है? हाँ, कैलकुलेशन ऑफ नेट एक्सेलरेशन भी कह सकते हो। देखो वो नेट फोर्स से ही कनेक्टेड है, ठीक है। और कहाँ होता है नेट एडिशन का? आई थिंक दिस इज द ओनली प्राइम एप्लीकेशन, और मैं भी याद नहीं आ रहा कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसको। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ नेट टॉर्क एक और है, जब हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा। तो ये फोर्स का बाप है कह सकते हो, भाई नहीं। थोड़ा सा दिमाग खराब करता है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। इन अ शॉर्ट यू कैन जस्ट कम टू नो रोटेशनल ओके। ध्यान दो, रोटेशन बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अनलेस यू प्रिपेयर एंड कीप योर टोटली फोकस्ड, कीप योर टोटली फोकस्ड, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न इट, ठीक है। इस चलते बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा, अभी टाइम है उसको आने में। तो ये सब है। सिमिलरली एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन ये सबसे ज्यादा है।
तो इन कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ठीक है, और हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा आर से डिनोट करते हैं, चेंज इन पोजीशन को ही तो डिस्प्लेसमेंट करते हो ना, तो आर एफ माइनस आर आई, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का यूज होगा। अगला अगला इसका एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। जैसे ए का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान देना, v माइनस यू अपॉन टी। तो ये v माइनस यू क्या है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, हम लोग F इक्वल टू बोलते हैं, ध्यान देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब पी एफ माइनस पी आई अपॉन टाइम टी। तो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का एप्लीकेशन है। और कहाँ यूज होता है बताओ। हाँ, दीज आर द प्राइम यूज, और बाकी जहाँ आएगा तो हम लोग यूज कर लेंगे वहीं पर डायरेक्टली, ठीक है। तो बट इन जनरल हम लोग इतना जान सकते हैं कि वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन के ये सब एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको इन पर दिया जा सकता है। तो मैंने वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में मैंने वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही बता दिया था ना, कि सब्ट्रैक्शन नहीं बताया था। एडिशन ऑफ वेक्टर्स मैंने ये किया रिजल्टेंट, कुछ क्वेश्चंस लिए, हाँ सब्ट्रैक्शन मैंने बता दिया था। एप्लीकेशंस हो गए, चलो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आपको दिया हुआ है डायग्राम, 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो बोल रहा है फॉर द एवर फिगर चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला दिया हुआ है, चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। हम्म, बच्चों तो ध्यान देना, अगर फिगर ऐसे रहता था तो आपका बल्ले बल्ले, अगर मैं ऐसे देता तो आपका बल्ले बल्ले, है कि नहीं। इसके लिए क्या लिखते बताओ,
लिखते हैं ना। अब रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, मींस वी मल्टीप्लाई बाय माइनस। जब सब्ट्रैक्शन में मैं करवा रहा था तो वहां पर मैं करवाया था। देखो बहुत बेसिक, कितना बेसिक चीज से आपको पूछा हूँ मैं क्वेश्चन। देख रहे हो, बी वेक्टर इधर है और माइनस बी वेक्टर किधर है, इधर है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पुटिंग माइनस। तो अगर यहाँ पर फिगर में क्या है कि सी का डायरेक्शन रिवर्स किया हुआ है, जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं उसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखो, तो सी का डायरेक्शन रिवर्स किया हुआ है, मतलब सी में माइनस लगाया हुआ है। कह सकते हो ये है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कितने लोग को समझ में आया जो मैं समझाया? तो किसी को नहीं आया? एक बच्चा। बाकी लोग तो आज लगता है कि आप लोग का मौन व्रत है क्या? नहीं सर, आ वो गया समझ। हाँ, तो बोलना है ना। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन ऐसे ही रहा। ध्यान देना, क्वेश्चन में थोड़ा इंप्रूवमेंट कर दिया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉसिबल? हम्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉसिबल? तो ध्यान दो, आपको माइंड में रखो कि वेक्टर इज नथिंग बट द ज्योमेट्री। थोड़ा ज्योमेट्री से इसको कनेक्ट करके आपको जानना होगा। अब ये ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है कि a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो भाई आप अगर ट्रायंगल बना दो, समझो,
मैं अगर ट्रायंगल बना दूं, सपोज कि ये ए है, ये बी है, तो भाई ए प्लस बी आइदर विल बी इक्वल टू सी, इट मस्ट बी नॉट, इट मस्ट बी इक्वल टू सी कह सकते हो। ये ग्रेटर देन होने की बात ही नहीं हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? जब ऑलरेडी ट्रायंगल बन गया है तो, क्योंकि आप जैसे ही मॉड डाले तो क्या हो गया, वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। सी का डायरेक्शन आप कैसे भी रखो, ऐसे रखो या ऐसे रखो, इट डजंट मैटर। मेरी बात समझ आ रही है? तो ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू सी थे, एक तो ये इम्पॉसिबल है। हालांकि इक्वल टू लगाया है तो पॉसिबिलिटी है भी एंड ग्रेटर देन, लेकिन पॉसिबल नहीं है। बट इक्वल टू है तो ये एक हद तक सही है, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, इस ये तो हद कर दिया, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी, एक सेकंड, थोड़ा ऑप्शन को इंप्रूव करना होगा। ये ऐसे करो तभी आकर के एक ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। ये ध्यान दो, ये आप ऑलरेडी जानते हो कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये तो, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है ही। अगर मान लो ओरिएंटेशन में सेम दे देता है ना तीनों का, तो तीनों का सम जीरो हो सकता है। या अगर रिवर्स दिया तो ए प्लस बी इक्वल टू सी भी हो सकता है। लेकिन ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज इम्पॉसिबल। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो? क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रायंगल बना रहा है तो मॉड ऑफ ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू सी, नॉट ग्रेटर देन सी। क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बोल दिया है कि इट फॉर्म्स ट्रायंगल, ठीक है। हेलो? ये ऑप्शन तब गलत हो जाता है, ध्यान देना, जब ये लेस देन रहता, क्योंकि दो साइड्स का सम कभी भी तीसरे साइड से छोटा नहीं हो सकता है, बड़ा ही होता है जनरली। आपको ये पता है रूल। तो ये गलत हो जाता है इन दैट केस। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन सही दे रखा है, सही चीज दिया है कि हाँ भाई ए प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी। तो ध्यान देना, ऑफ कोर्स वेक्टर वेक्टर अपने साइड पर है, लेकिन ये ज्योमेट्री से मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके जो होते हैं ना, ज्योमेट्रिकल बेस्ड होते हैं एंड दे आर सोल्व्ड यूजिंग ज्योमेट्री ओनली। जैसे ये टोटली ज्योमेट्री पर था, इसमें आप वेक्टर पर ज्यादा दिमाग लगाओगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो आपको क्या है कि यू मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग एट द ज्योमेट्री ऑल्सो। जैसे एक और क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को बनाने का कोई तरीका नहीं अदर देन ज्योमेट्री एंड प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री। जैसे ये क्वेश्चन समझ में आया सबको कि नहीं? हाँ? हेलो? यस सर। नो, यस, नो। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ। हमें भी ज्योमेट्री से सोच सोच करके क्वेश्चन बनाना पड़ता है। मेरे दिमाग में भी ज्योमेट्री का सारा स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ इसका।
कि क्या क्या चीज पॉसिबल है। कौन सा ऑप्शन सही है चलो बताओ। ऑफ कोर्स आप कितना दिमाग लोग आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, आपसे नहीं बनेगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। इसको मैं सोल्व करके आपको बताता हूँ क्या है। अब ध्यान दो पहले क्वेश्चन को, यही इसमें सबसे बड़ा पार्ट है। इतना जो दिया है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू आर, तो यही इस क्वेश्चन का फाउंडेशन है जो कि आपको बनाने में हेल्प करेगा इसको। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन को। बोल रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू आर, चलो ये तो समझ आ रहा है, बहुत सिंपल बात बोल रहा है भाई, ये तो सारा लगभग, तो मतलब कुछ भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको r मान लेते हैं, चलेगा। अब बोल रहा है एक चीज और बोल दिया क्या, कोई एक सेकंड थोड़ा सा, यहाँ खाली एक थोड़ा सा चेंज करना होगा। हाँ ध्यान देना, R1 है और R1 का वैल्यू a प्लस टू भी है, वो थोड़ा गड़बड़ था, ठीक है। तो ध्यान देना, अब अगर a प्लस टू बी करो, समझो ध्यान से, सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, वही कर रहा हूँ कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ क्वेश्चन में। अब सही हुआ, yes. a प्लस टू इज परपेंडिकुलर टू नॉट आर, परपेंडिकुलर टू a है। अब ये क्वेश्चन करेक्ट करेक्ट हो गया, डोंट वरी, अभी से ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करूंगा, सॉरी। अब देखो, आप 2b को यहाँ पर अगर 2b कर दिए, ध्यान दो, मतलब डबल कर दिए, लेंथ वाइज डबल कर दिए, तो ये r डैश आ गया। अब बोल रहा है कि ये जो है इसके परपेंडिकुलर है, ये कैसे पॉसिबल है, थोड़ा सोच करके देखो। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना बच्चों, हम क्या करेंगे कि पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं वही, कि भाई आप ये लिए हो, कुछ हम एक R1 ले रहे हैं, R डैश ले रहे हैं जो कि a के परपेंडिकुलर है, ध्यान देना, मेरी बात समझ आ रही है। मैं इसको कुछ R1 मान लेता हूँ जो कि परपेंडिकुलर टू a है। अब बोल रहा है कि a प्लस टू बी, मतलब कि यहाँ से यहाँ मिलाना होगा, कुछ बात समझ में आई। ये जो है हमारा टू बी है, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्लियर है ना कि a प्लस टू बी इज परपेंडिकुलर टू a, ध्यान देना, क्वेश्चन में बोल रहा है तो मैंने जस्ट कर दिया, a प्लस टू बी इज परपेंडिकुलर टू a, यही तो बोल रहा था ना। क्योंकि इस केस में आप कितना हो कर लो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन r डैश जो आने वाला है वो परपेंडिकुलर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हमने एक आर्बिट्ररी चूज कर लिया कि ठीक है चलो,
ठीक है, ये कितने लोग को समझ में आया? जस्ट मैंने इस स्टेटमेंट को प्रूव किया हूँ, उसको लेते हुए मैंने डायग्राम बनाया। तो कहो कि सर लेकिन बी कहाँ गया? ठीक है, अब इसका हाफ कर देंगे, इसका मिड पॉइंट ले लो, ये आपका बी है, अब पूरा टू बी हो गया। मतलब आर इसमें क्या है तो ध्यान देना, दिस इज योर आर। कुछ समझ में आया सबको? कितने लोग को समझ में आया जो मैं समझा रहा हूँ? तो सर एक बार बच्चों, रिपीट कर दीजिए ना। ओके, ध्यान दो, ये हमारा सेल्फ मेड क्वेश्चन है और इतना अच्छा क्वेश्चन है कि पिछले बार मेंस में आ चुका, पिछले बार नहीं, पिछले, हाँ पिछले बार है। तो ध्यान दो, ये मैं हर एक साल पढ़ाता था ज्योमेट्री के थ्रू, लेकिन पिछले बार आ चुका है मेंस में। तो ध्यान दो, इट इज गिवन दैट a प्लस बी इक्वल टू आर, नॉर्मली बस एडिशन ऑफ वेक्टर है, ठीक है। एंड दूसरा एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि a प्लस टू इज परपेंडिकुलर टू a, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले आते हैं यहाँ पर, तो ध्यान दो, a प्लस टू बी इज परपेंडिकुलर टू a। अगर इस तरीके से आप डायग्राम लेकर के चलते पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो b को कितना हो बड़ा कर दो, डबल क्या ट्रिपल जितना भी कर दो, r कभी परपेंडिकुलर नहीं आने वाला है। जो नेक्स्ट r डेस आने वाला है वो कभी परपेंडिकुलर नहीं आएगा। तो हम क्या किए कि a के परपेंडिकुलर एक मैंने रिजल्टेंट पहले ही से बना दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट जो होगा a के टेल से स्टार्ट होगा एंड जो नेक्स्ट वेक्टर उसके हेड तक जाएगा। तो इसके टेल से स्टार्ट करते हुए मैंने एक आर्बिट्ररी r1 एक परपेंडिकुलर वेक्टर ले लिया। कोई दिक्कत? हाँ, नो सर। जो कि r1 हम मान के चल रहे हैं क्या है बताओ? r1 इज नथिंग बट a प्लस टू बी। तो a से मैंने स्टार्ट करके लिख लिया। अब इसका मतलब कि एक के हेड से इसके हेड तक जाने वाला ये टू बी होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रूल। a प्लस टू बी अगर लिख रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक मैंने कनेक्ट कर दिया, उसको टू बी दे दिया ना। नाउ ये हमारा प्रॉपर्टी फुलफिल हो गया, परपेंडिकुलर टू ए। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में ये चीज था कि a प्लस बी इक्वल टू आर है, तो b मतलब कि क्या? अगर टू, मैं बोला था कि ज्योमेट्रिकली लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, तो अगर ये टू बी है तो इसका मिड पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो b हो जाएगा। चाहे ये इसको ही ले सकते हैं b, जिसको लेना है लो। तो हम इसको ले लिए b, ठीक है, इधर वाले को। तो a प्लस बी दिस इज इक्वल टू आर। तो r ये था आपका, ओके। अब कोई ट्रायंगल का किस आपको प्रॉपर्टी दिख रहा है? डू यू नो सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल थ्रू दिस? हाँ, क्लास 9 में पढ़ना था ट्रायंगल का प्रॉपर्टी भाई।